तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं टाइफाइड के बारे में, जिसे आंत्र ज्वर या मोती झर्रा कहा जाता है। और इस बुक का नाम है चरक संहिता। देख लीजिए, चरक संहिता। ठीक, चरक संहिता बुक से हम जानेंगे टाइफाइड का सारा कुछ, पूरा हिस्ट्री टाइफाइड का। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बुक को अच्छा से रख लेते हैं, आपके साथ पढ़ाएंगे, ताकि साथ में पढ़ेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, तो टाइफाइड फीवर। ठीक, टाइफाइड फीवर। पहला हम जानेंगे कि रोग का परिचय, फिर जानेंगे कारण और फिर जानेंगे लक्षण। तो देखिए, यह ज्वर मरे हुए पशुओं व जानवरों की दुर्गंध से उत्पन्न होता है। उनसे दूषित हुई हवा स्वस्थ मनुष्यों की नाक और श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश करके भीतर पहुंचकर रोग उत्पादक विष का कार्य करती है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है दुर्गंधित चीज़ों को खाने पीने से, गर्म व शुष्क मौसम और ऐसे ही अन्य कारणों से मनुष्य की आंतों में घाव हो जाते हैं। यानी कि यह जो है आंत्र ज्वर, यानी कि आंत का ज्वर, जो आंत में घाव हो जाता है, इसे आप मोती झर्रा भी कहते हैं। अंत में खराबी होने से विशेषकर टाइफाइड ज्वर उत्पन्न होता है। यह एक संक्रामक रोग है। इसको आम बोलचाल की भाषा में मोती झर्रा अथवा मियादी बुखार कहा जाता है। इस ज्वर के आराम होने में एक निश्चित समय लगने के कारण लोग इसे मियादी ज्वर कहते हैं। कुछ रोगियों के पेट में बहुत छोटे छोटे मोती सदृश सफ़ेद चमकते दाने निकलने के कारण लोग इसे मोती झर्रा कहते हैं। यानी कि आपके जो है ना, टाइफाइड होने पर छोटे छोटे चकते चकते दाने निकल जाते हैं। तथा आंतों में घाव होने के कारण इसको आंतरिक ज्वर कहा जाता है। जब यह टाइफाइड ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो आपका आंत जो है घाव हो जाता है, और इससे आंत जो पूरा घाव हो जाएगा, पूरा डैमेज हो जाएगा, इसलिए इसे आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसको एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। तो एंटेरिक फीवर, अब कितना नाम आ गया टाइफाइड का? पहला है टाइफाइड, दूसरा है आंत्र ज्वर, तीसरा है मोती झर्रा, चौथा है मियादी बुखार और पांचवा है एंटेरिक फीवर। तो ये 5 नाम हम लोग जाने टाइफाइड का अभी तक। ठीक, और कैसे कैसे होता है और क्यों क्यों कहा जाता है। अब आइए जानते हैं आगे। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, जबकि प्राचीन आयुर्वेद संहिताओं में सन्निपात ज्वर के नाम से जाना जाता था। ये छठा नाम क्या है? सन्निपात। सन्निपात के नाम से भी इसे जाना जाता था, सन्निपातज। ठीक, नाम से भी इसको जाना जाता था। विस्तृत वर्णन मिलता है। अब देखिए कारण क्या है, इसके रोग होने के कारण क्या हैं। तो पहला, एलोपैथिक मतानुसार, एलोपैथिक जो अभी आप चिकित्सा कराते हैं डॉक्टर के पास, उसे हम एलोपैथी कहते हैं। और जो आयुर्वेद है वह हो गया आयुर्वेद, और एक जो होम्योपैथी होता है, 3 प्रकार के मेडिसिन होते हैं। ठीक, तो एलोपैथिक के मत अनुसार यह ज्वर साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु, यानी कि साल्मोनेला टाइफी नाम की एक बैक्टीरिया होती है, उसे जीवाणु कहते हैं हिंदी में, उसी के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। सफाई के अभाव में गंदगी होने पर यह रोग फैलता है। पीड़ित रोगी के मल मूत्र से यह जीवाणु निकलते हैं। समझ रहे हैं ना? पीड़ित रोगी के मल और मूत्र से यह जीवाणु निकलते हैं, और गंदा पानी पीने से होता है। ठीक ना? तो जो कि कम तापमान तथा नमी के वातावरण में बहुत बड़ी संख्या में पनपते हैं। यानी कि जब तापमान कम होता है, यानी कि जब सूर्य नहीं उगता है, इसलिए ठंडे के दिनों में, अक्सर बरसात के दिनों में टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी कारण अभी बरसात का दिन है, और इसी कारण अभी प्रत्येक दिन बहुत से पेशेंट टाइफाइड के हमें देखने को मिलते हैं। इनको मक्खी, मच्छर आदि खाने पीने के सामान, दूध आदि तक पहुंचा देते हैं। वहां से यह खाने पीने द्वारा स्वस्थ मनुष्य की आंत में पहुंचकर पनपते हैं। कहाँ पे पनपते हैं? आंत में, और रोग फैलाते हैं। रोग का प्रसार प्रायः खाने के द्वारा होता है। जो रोगी
रोग मुक्त हो जाते हैं। उनके मल मूत्र में इस रोग के कीटाणु मात्र महीनों नहीं बल्कि कई वर्षों तक होते हैं। समझ रहे हैं ना? टाइफाइड अगर एक बार हो गया तो कई वर्षों तक इसके लक्षण आपको दिखने को मिल सकते हैं। ये साफ साफ चरक संहिता में कहा गया। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। तो हमारा ये हो गया कि होते हैं कि बल्कि कई वर्षों तक होते हैं। यह अधिकतर वयस्कों यानी कि जो बड़े लोग हैं और बड़े बच्चों, वयस्क यानी कि बड़े आदमियों और बड़े बच्चों और किशोर वर्ग के होने वाली बीमारी है। रोगी का मल मूत्र उस रोग के संक्रमण के मुख्य स्रोत हैं। वैसे यह रोग संसार भर में पाया जाता है, किंतु अपने देश भारतवर्ष में यह बहुतायता से देखने को मिलता है। मतलब भारत में बहुत ज़्यादा, क्योंकि भारत में गंदगी बहुत है दोस्त। ठीक ना? वो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। संसार के पश्चिमी देशों में हम लोग किस साइड के देश हैं? तो हम लोग हैं पूर्वी देश। ठीक, संसार के पश्चिमी देश यानी कि जो अमेरिका साइड के देश हैं, ब्राज़ील वगैरह हैं, ठीक, वो हो गए पश्चिमी देश। संसार के पश्चिमी देशों में आजकल यह रोग निरंतर कम होता जा रहा है। उधर टाइफाइड बहुत कम होता है, जिसका मुख्य कारण है वहाँ की सैनिटेशन व्यवस्था तथा शुद्ध जल वितरण प्रणाली, यानी कि वहाँ पे साफ पानी मिलता है, अच्छे पूरा गंदगी नहीं रखते। और हमारे भारत में कीचड़ गंदा, लो बेटा सीवर लाइन में किसी प्रकार की लीकेज हो जाने के कारण भी ये पीने के पानी में सरलतापूर्वक पहुँच जाते हैं उसके बैक्टीरिया, और हमें टाइफाइड हो जाता है। इसलिए गंदा को दूर रखिए। जितना आप क्लीन रहेंगे ना उतना बीमारी से दूर रहेंगे। अगला है प्रथम सप्ताह। टाइफाइड प्रथम सप्ताह में किस प्रकार होता है? पूरा इतिहास जान लीजिएगा आप टाइफाइड के बारे में आज। ठीक, तो प्रथम सप्ताह ज्वर धीरे धीरे चढ़ता है। पहले सप्ताह में ज्वर यानी कि बुखार धीरे धीरे चढ़ता है, जो एक सीढ़ी नुमा तरीके से बढ़ता है। उसके बाद उसमें स्थिरता आ जाती है और ज्वर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठहर जाता है। कुछ रोगियों को ज्वर, सर्दी के साथ शरीर टूटना मतलब पूरा कंपकपी लगना, सिर दर्द, बेचैनी एवं पेट दर्द के लक्षण भी मिलते हैं। सिर दर्द करना सबसे डेंजर है। सिर दर्द, जहाँ आपको बुखार आए और पूरा सिर दर्द करने लगे तो समझ लीजिए कि आपको टाइफाइड है। बेचैनी, पेट दर्द, ठीक ना, भी मिलते हैं। कभी कभी सिर दर्द पहले प्रकट होता है। प्रारंभिक दिनों में यानी कि शुरुआत के दिनों में रोगी को खाने में रुचि, पेट में अफरा व दर्द आदि होता है तथा इसके अतिरिक्त सूखी खांसी, नक्सीर, अनिद्रा यानी कि रात को नींद ना आना, और नींद भी आएगा तो टूट टूट के आएगा, आलस्य, स्थिरता एवं जर की तुलना में नाड़ी की धीमी गति आदि लक्षण देखने को आपको मिल सकते हैं। प्रमुख रूप से होते हैं। प्रायः रोगी को कब्ज रहता है, किंतु बच्चों में दस्त व केक के लक्षण देखने को मिलते हैं। रोगी थका हुआ सा, असहाय और निर्बल होता है। प्रायः इस रोग से पीड़ित बच्चों का पेट फूल जाता है। ये पहला सप्ताह का लक्षण। ठीक, टाइफाइड अगर आपके पहले सप्ताह में इस प्रकार के लक्षण मिलेंगे। दूसरे सप्ताह में देखिए, दूसरा सप्ताह आरंभ होते ही मोती सदृश लाल रंग के दाने पेट में ऊपर हिस्से और छाती पर निकल जाते हैं। लाल रंग के दाने आपके पेट और छाती पे निकल जाएंगे। यह दाने दबाने पर गायब हो जाते हैं। रोगी की जीभ शुष्क, खांसी, बेचैनी, सुस्ती, पेट फूलना आदि लक्षण भी होते हैं। रोगी के यकृत मतलब लीवर, पेट, ठीक ना, पलिहा बढ़ जाता है। सिकड़ दबाने पर गुड़गुड़ाहट भी होती है। अब आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो पेज नंबर है 963। अब आगे बढ़ाते हैं। तो ये आ गया हमारा 964। अब देखिए, ये हो गया पहला और दूसरा सप्ताह का लक्षण जान लिए।
उसके बाद तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह ये लक्षण जान लेंगे। और हाँ, तो ज्वर अधिक होने पर नाड़ी की गति कम रहती है। इस ज्वर से पीड़ित बच्चों में अधिकतर ब्रोंकोटाइटिस तथा ब्रोंको न्यूर क्या लिखा है निमोनिया। इस ज्वर से पीड़ित बच्चों में अधिकतर ब्रोंकोटाइट तथा ब्रोंकोनिमोनिया के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। तीसरा सप्ताह, थर्ड वीक में आपको किस प्रकार के लक्षण मिलेंगे? रोगी के पेट में हल्का तथा तेज दर्द बना रहता है। वमन यानी कि उल्टी अथवा मल में रक्त निकल आना। आपको पैखाना में जब लेटरिन जाते हैं तो उस समय ब्लड आ सकता है, रक्त आ सकता है, खून आ सकता है। रोगी धीरे धीरे मूर्छा यानी कि बेहोश की अवस्था में होने लगता है, चला जाता है, अथवा उचित चिकित्सा व्यवस्था एवं उचित आहार विहार मतलब खान पान में अभाव में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। देखिए, तीसरे सप्ताह में टाइफाइड आपकी जान तक ले सकता है, इसलिए बहुत ही क्या बोलते हैं, टाइफाइड है तो बहुत ही संभल के रहिए यार। और गंदगी को दूर रखिए जितना हो सके, टॉयलेट साफ़ कीजिए, खाने पीने को चीज़ों को ढक के रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ सप्ताह यानी कि फोर्थ वीक, रोगी की स्थिति में सुधार होने लगता है। ज्वर कम होकर भूख लगने लगती है, पेट का दर्द व अफारा कम हो जाता है, जीभ साफ स्वच्छ हो जाती है। देखिए, आपको तीसरे सप्ते में ही सारे कंडीशन हो जाएंगे, ठीक। तो चौथे सप्ते में आपको ट्रीटमेंट पहले जब हुआ ना उसी टाइम आपको जब माथा दर्द करने लगे, समझ गए ना, बुखार आया माथा दर्द करने लगे, उसी समय आपको टाइफाइड चेकअप करवा लेना है। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है, आपको मैंने बहुत बार विडाल टेस्ट करके दिखाया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तब हमारा आता है उपद्रव। इस रोग के उपद्रव के स्वरूप आंत में रक्त स्राव हो जाता है, यानी कि आंत फट जाता है आंत हमारा, ठीक ना, और उससे रक्त यानी कि ब्लड निकलने लगता है, जिसे हम घाव भी बोल देते हैं कि आंत में घाव हो गया। रोगी के मल में रक्त आना, पेशाब में लेटरिन में रक्त आना, ऐसे में एकदम तापमान कम हो जाता है, नाड़ी तेज चलने लगती है। परफोरेशन यानी कि परफोरेशन भी एक खतरनाक उपद्रव है। इसमें आंत की सारी भित्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और आर पार छिद्र बन जाते हैं। मतलब किस एक प्रकार का टाइप जो हमारा आंत है वो पाइप है, और पाइप में छेद होता है, जिस प्रकार छेद हो जाता है बस उसी प्रकार का छेद हो जाता है टाइफाइड, अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या है कि इसमें आंत की सारी भित्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और आर पार छिद्र बन जाते हैं। उपरावन होकर रोगी की स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे में तुरंत ऑपरेशन को आवश्यकता होती है, अन्यथा रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। जब आपका आंत छेद हो जाए ना, तब आपको डॉक्टर ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इसलिए टाइफाइड जहाँ फर्स्ट वीक है, पहले सप्ताह ही हो गया, आपको चेकअप करा लेना है। रक्त का परीक्षण यानी कि ब्लड टेस्ट। अब देखते हैं डायग्नोसिस यानी कि जांच के बारे में। रक्त का परीक्षण कराएं, विडाल टेस्ट। पहला सप्ताह रक्त जांच, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है, यानी कि WBC जिसे बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, उनकी संख्या कम हो जाती है। ब्लड कल्चर जो है आपका 70 से 90% रोगियों में रक्त में जीवाणु मिलता है, यानी कि बैक्टीरिया मिलता है। और है हमारा मल जांच यानी कि जिसे स्टूल टेस्ट कहा जाता है, जीवाणु नहीं मिलता है, इसमें जीवाणु नहीं मिलते हैं। दूसरा सप्ताह में विडाल टेस्ट, अभी हमने बताया कि विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए, सबसे मुख्य रूप से विडाल टेस्ट ही आता है। विडाल टेस्ट यह एक विशेष प्रकार का परीक्षण है जो टाइफाइड रोग की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त जांच है। मल जांच, जीवाणु नहीं मिलता। तीसरा सप्ताह ब्लड कल्चर, जीवाणु उपस्थित, मल जांच, जीवाणु उपस्थित। तीसरे सप्ते में सारा मतलब हाई हो जाता है, बहुत हाई। तो आपको सबसे पहले विडाल टेस्ट कराना है, ठीक। वो जो स्लाइड होता है उसमें करते हैं टेस्ट, वही आप किट से ना कराएं, क्योंकि किट जो है उसमें आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। टाइफाइड टेस्ट करवाएं, विडाल टेस्ट 70, 80 या 100 रुपये लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे कोई भी किसी भी पैथोलॉजिकल लैब में, ठीक। तो ये चीज़ हो गई प्रमुख आयुर्वेदिक पेटेंट औषधियाँ। ये देखिए, ये अंग्रेजी दवाएँ लिखा गई यहाँ पे, और जहाँ तक कैप्सूल निर्माता कंपनी की दिया गया वगैरह वगैरह। तो अब हम घरेलू चीज़ों की बात करेंगे। ये तो हो गए हमारे
जो आपको डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक। अंग्रेजी दवाओं के बारे में। तो चरक संहिता को आप कमज़ोर ना समझें। देखिए यहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है कि कौन कौन से आपको इंजेक्शन दे सकते हैं। अतिश इंजेक्शन, सिद्धि कंपनी, हृदय इंजेक्शन जो है, हृदयामृत इंजेक्शन, ये सारे इंजेक्शन के नाम है जो टाइफाइड के समय दी जाते हैं, उनकी परसेंटेज के हिसाब से, डाइल्यूशन के हिसाब से। अब हमारा था 964, 965 और उसके बाद हम पढ़ेंगे 966। तो आइए अब हम पढ़ते हैं 966 में। आज टाइफाइड के पूरा एकदम अंतिम तक जान लीजिए। अब देखिए स्वर्ण इंजेक्शन, ये सारे टाइफाइड के इंजेक्शन हैं। अब देखिए क्या है हमारा सस्रोत आयुर्वेदिक औषधियाँ, आयुर्वेद की क्या औषधियाँ हैं। उसके बाद हम जानेंगे घरेलू इलाज के बारे में। तो कस्तूरी भैरव रस, कस्तूरी भैरव रस, सूत खेसर रस, वृद्धापात, योगेंद्र कृष्ण, ये सब आपको नहीं मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम होगा तो आपको कहाँ से मालूम होगा, और होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप जानकार वाले आदमी हैं। अब घरेलू हम देखते हैं नुस्खे के बारे में, ठीक। घरेलू अनुभूति प्रयोग, किसका एम्बुलेंस जा रहा है, चलिए देखते हैं। हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम कर रहा है। हमारा है हुल हुल, हुल हुल, हुल हुल का जो पत्ता होता है, जिसे आप गुड़ुल का भी पत्ता बोलते हैं, ठीक। हुल हुल के पत्तों का काढ़ा 60 मिलीलीटर प्रतिदिन 2 बार पीने से टाइफाइड और मोतीझर्रा में लाभ होता है, ठीक। यानी कि आपको 60 मिलीलीटर यानी कि 1 गिलास, 2 पत्ता ले लीजिए, 2 से 4 पत्ते, और उसको पी लीजिए। हुल हुल के पत्तों का काढ़ा बनाकर यानी कि जूस बनाकर 1 गिलास जूस प्रतिदिन अगर 2 बार पिएंगे, सुबह और शाम को, तो आपको टाइफाइड ठीक हो जाएगा, ठीक। ये घरेलू इलाज है। दूसरा है हमारा रोगी को पीने के पानी में खूब कल्ला की पोटली बांधकर रख दें और बिस्तर पर खूब कल्ला, ये क्या होता है मुझे नहीं मालूम, खूब कल्ला के बीजों को बिखेर देने से घबराहट और बेचैनी दूर हो जाती है, इससे रोगी को शांति भी मिलती है। तीसरा है आपका कपूर, कपूर 125 से 250 मिलीग्राम देने से रक्त वाहिनियों का विस्तार होता है, जिससे पसीना आकर ज्वर कम हो और नियंत्रित हो जाता है, यानी कि कंट्रोल में आ जाता है, नियंत्रित हो जाता है। तीसरा है आपका सन्निपात, नेपाल निम्ब वनस्पति टाइफाइड में उपयोग है। तीसरा है आपका तारपीन का तेल, जो 3 से 10 बूंद गोंद के साथ घोंटकर चीनी के शरबत के साथ लेने से टाइफाइड में आपको लाभ पहुंचाता है। चौथा है हमारा गिलोय का कत्था अथवा कसाय शहद में मिलाकर देने में 2 से 3 बार सेवन करने की आंतरिक ज्वर में लाभ होता है, यानी कि टाइफाइड में अच्छा होता है। ब्राह्मी 20 ग्राम, लौंग, ये सब तो आपको नहीं मालूम होगा, ब्राह्मी किसे बोलते हैं ये तो आपको मालूम भी नहीं होगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो ये हो गया, उसके बाद हाँ ये आ गया पॉइंट हमारा कि अजमोद को पीसकर शहद में मिलाकर चाटने से टाइफाइड में लाभ मिलता है। पुदीना के पत्ते, तुलसी तथा काली तुलसी, इनको बिना जल में मिलाए ही पीसकर, बिना जल में मिलाए, केवल पीसकर, बिना जल में मिलाए पीसकर कपड़े से रस निकालकर मिश्री मिलाकर सेवन करने से अच्छा होता है। नागर मोथा, पित्त पंडा, इठो तो मालूम नहीं होगा आपको, गले में मोतियों की माला पहनने से मोती ज्वर में होने वाले गले व छाती के फुंसियों को लाभ होती है, यानी कि मोती की माला पहनना आपको। मुन कक्का, वसा और हड़हर के क्वाथा शहद मिश्री मिलाकर रोगी को क्या जी सेवन कराने से रक्तपित्त, दमा, खांसी और मोतीझर्रा, इन सब से आराम होता है। और अंत में लिखा है आपका पथ्यापथ्य, तो सबसे अंतिम चीज़ है जिसे आप सारांश बोलते हैं। तो यह है रोगी को पर्याप्त व संतुलन आहार दें, जिससे उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व विटामिन्स हो। सरल पदार्थ अधिक दें, इसमें नारियल पानी, मौसमी का रस, पतला दही, चाय, दूध में हॉर्लिक्स,
बॉर्नविटा क्या क्या चीज़ दे दिया है। आप दूध मत पिया कीजिए, ठीक ना, टाइफाइड में। हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा ये सब फालतू है जी। मिलाकर दें। दाल का पानी, मूंग की दाल सबसे बेस्ट है। दाल का पानी भी अच्छा है, मूंग की दाल। पतली खिचड़ी भी दे सकते हैं। अधिकतर लोग चावल हानिकारक मानते हैं, परंतु ऐसा सोचना गलत है। रोगी का मुंह का स्वाद बदलने के लिए उसे फलों की चाट दे सकते हैं। पानी उबालकर ठंडा कर लें और उसमें ग्लूकोज मिला दें। पानी को उबालकर ठंडा करना है, उसमें ग्लूकोज मिला दें। एक दिन में रोगी को 2 से 3 लीटर तरल पदार्थ देना चाहिए। ग्लूकोज आप पानी पिलाएं 2 से 4-5 गिलास पिला ही दीजिए एक दिन में। बाजार की बनी हुई तली वस्तुओं को खाने ना दें। तेल व चिकनाई का 1 से 2 महीने तक परहेज रखें। और साथ ही आपको मीट, विशेष रूप से जिसे आप मांस बोलते हैं, मीट, मांस, अंडा, इन तीनों चीज़ों को 1 महीने तक बंद रखना है। झाल मसाले वाली सारी चीज़ों को बंद रखना है। उसके बाद जितना भी आपसे हो पाए आप कीजिए और टाइफाइड आपका ठीक हो जाएगा। दवा समय पे लीजिए। आप डॉक्टर को मिलिए, टेस्ट करवाइए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको टाइफाइड के बारे में पूरा इतिहास मालूम पड़ गया। वर्तमान, भूत, भविष्य सारा कुछ मालूम पड़ गया होगा टाइफाइड के बारे में। और कौन कौन से इंजेक्शन देते हैं वो सारे तो मैं दिखाई दिया। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत पे थोड़ा सा भी आपको लगा है कि भाई ने सही में मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अन्य दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए।